फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के एनसीईआरटी नोट्स के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहली जो 2 वीडियो थी उसमें हमने पार्ट 1 और 2 को डिस्कस कर लिया था। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे देख सकते हैं। साथ ही आप इनसे अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप सभी वीडियो को नहीं देख सकते, तो बेहतर होगा अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मंडगांव के विषय में कि मंडगांव कहाँ है। मंडगांव है गोवा में। आप ये चीज़ याद रखना कि कौन सी जगह कहाँ है। आपसे कोई भी जगह का नाम देकर ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है। जैसे अहमदाबाद कहाँ है, वलसाड कहाँ है, बज्जूगांव कहाँ है, तो इन्हें आप नोट करते चलिए। तो मंडगांव कहाँ है? मंडगांव है गोवा में। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब हम गोवा से केरल जाते हैं तो बीच में कितनी सुरंगें और पुल आते हैं। तो कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल है। उसके बाद है कि मलयालम भाषा में वलियम्मा किसे कहते हैं। मलयालम भाषा में वलियम्मा किसको बोला जाता है? माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को वलियम्मा बोलते हैं। और अमूमा किसे कहा जाता है? माँ की माँ यानी कि नानी को हम अमूमा कहते हैं मलयालम भाषा में। वलियम्मा बोलते हैं मौसी को और अमूमा बोला जाता है नानी को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोटायम कहाँ है। कोटायम भी केरल में ही है। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। कोटायम कहाँ है? कोटायम भी केरल में है। नेक्स्ट है फेरी के बारे में कि फेरी क्या है? केरल में चलने वाली नाव को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेरी क्या है? फेरी केरल में चलने वाली नाव है। एक और पॉइंट हमने वल्लम के बारे में पढ़ा था। वल्लम क्या थी? वह भी एक लकड़ी की नाव थी जो केरल में चलती थी। आप अब इमेज में देख सकते हैं, ये है फेरी। ये कहाँ चलती है? ये केरल में चलती है। आप यहाँ से ये सभी पॉइंट्स याद रखेंगे कि मंडगांव कहाँ है? गोवा में। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल आते हैं। मलयालम भाषा में वलियम्मा यानी कि माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमूमा माँ की माँ यानी कि नानी को कहा जाता है। इसके बाद है कोटायम कहाँ है? कोटायम भी केरल में है। और फेरी क्या है? केरल में चलने वाली नाव को फेरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके जो फादर है, इनके जो पिता है, वे पुलिस में हवलदार है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? फर्स्ट है कि यह एक वेट लिफ्टर है। उसके बाद ये कहाँ के रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद है कि ये कितने किलोग्राम तक वजन उठा लेती है? 130 किलोग्राम तक। और इन्होंने भारत के बाहर यानी कि इंटरनेशनल में 29 मेडल भी जीते हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कि ये वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। अब चल क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बना था कर्णम मल्लेश्वरी से। आया था कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि सही इनके विषय में सही पॉइंट कौन से हैं। फर्स्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। सेकंड है वह कर्नाटक की है। थर्ड है कि उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है। फोर्थ पॉइंट है वह जब 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो इनमें से आपको सही कथन चुनना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि ए, सी तथा डी। ए में क्या दिया हुआ है? ए में है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। ये सही है। सी में है कि उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है। ये भी सही है। डी में है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये भी सही है।
अब बी गलत क्यों है? क्योंकि उसमें दिया हुआ है वह कर्नाटक की है। ये गलत है क्योंकि कर्णमलेश्वरी तो आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सेकंड यानी कि ए, सी और डी राइट है। ये आपका सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। अब बात करते हैं फूलों के विषय में। सबसे पहले कि फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। किसकी सब्जी बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में? कचनार की फूलों की। अब इमेज में देखिए, यह है कचनार के फूल और उत्तर प्रदेश में इनसे सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है। केरल में कौन से फूल की सब्जी बनती है? केले के फूलों की। थर्ड पॉइंट है कि महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। किस चीज के? सहजन के फूलों के पकोड़े बनते हैं। ये सहजन के फूल है, इनसे महाराष्ट्र में पकोड़े बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। किनसे रंग बनते हैं? गुलदावरी और जीनिया से। अब ये है गुलदावरी और ये है जीनिया के फूल। इनसे क्या बनाए जाते हैं? इनसे रंग बनाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। केरल में केलों के फूलों की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े और गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो कन्नौज जिला है वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? वह मशहूर है इत्र के लिए, इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इत्र कहीं से बनता है? फूलों से इत्र बनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। अब देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के विषय में। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है कि इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में जानवर, इंसान, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब मधुबनी चित्रकला के विषय में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो यह बिहार की मशहूर चित्रकला है और बिहार के एक जिला का नाम मधुबनी था, उसी के नाम पर इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। इनके जो मधुबनी पेंटिंग के कलर्स होते हैं वे नेचुरल कलर्स होते हैं। वे किनसे बनाए जाते हैं? नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग से बनाए जाते हैं। और इन जो चित्र बनते हैं उसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल इन सभी के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप ये सभी याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? ये बिहार की है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था इस पेंटिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन आया था कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। अब आपको यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से पॉइंट सही है। फर्स्ट है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। थर्ड है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। फोर्थ है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि ए, बी, सी पॉइंट सही है। ए पॉइंट है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने इसके विषय में पढ़ा है। सेकंड है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं, ये भी सही है। सी है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा, यह भी सही है। अब डी गलत क्यों है? क्योंकि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला नहीं है। मधुबनी कहाँ का जिला है? मधुबनी है बिहार का जिला, तो इसी वजह से ये गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है गिजुभाई बधेका के विषय में। ये गुजरात के हैं, ये बच्चों के लिए मजेदार कहानी, किस्से और पत्र लिखते हैं। अब ये हैं गिजुभाई बधेका, ये क्या करते हैं, ये बच्चों के लिए मजेदार कहानी, किस्से और पत्र लिखते हैं। और कहाँ के हैं गिजुभाई बधेका, ये गुजरात के हैं। अब हम पढ़ेंगे जो पक्षी है, पक्षियों के घोंसलों के विषय में कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले है कलचिड़ी। कलचिड़ी को क्या बोला जाता है, इसे इंडियन रॉबिन भी बोला जाता है। ये पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। ये अपना घोंसला नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई आदि से बनाती है। अब आप इमेज में देखिए, ये है कलचिड़ी का घोंसला और ये है कलचिड़ी। ये कैसे अपना घोंसला बनाती है, ये अपना घोंसला नाजुक जो टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती है, बाल, रुई, इन सबको इकट्ठा करके ये अपना घोंसला बनाती है। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, कलचिड़ी कहाँ अपना घोंसला बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। और किन चीज़ों से बनाती है, नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई से अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं कोयल को। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। कोयल क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो कोयल से क्या इंपॉर्टेंट है कि यह अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा ही इसके अंडे को अपने अंडों के साथ में सेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आया था कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है। यह आपसे सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है शक्करखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता। तो अभी पढ़ा है हमने, सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, अपने कौवा। तो इसका राइट आंसर होगा कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखेंगे। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है। बात करते हैं फाख्ता की। यह पक्षी कैक्टस के कांटों या मेहंदी की बाड़ में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है अपना घोंसला, कैक्टस के कांटों या फिर मेहंदी की बाड़ में। अब आप इमेज में देखिए, यह है कैक्टस के कांटे और यह है फाख्ता। इसने अपना घोंसला कहाँ बनाया है, कैक्टस के कांटों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि गौरैया के विषय में। गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है गौरैया। अब आप देखिए, यह है गौरैया। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में लकड़ी वाली चिड़िया भी बोल देते हैं, क्योंकि यह लकड़ियों में ज़्यादा हमें दिखाई देती है। तो गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है कबूतर भी अपना घोंसला कहीं भी बना लेता है। तो गौरैया और कबूतर ये दोनों अपना घोंसला कहीं भी बना लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था इनसे रिलेटेड कि निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन है कलचिड़ी, फाख्ता, कोयल या शक्करखोरा। तो कौन बनाता है कैक्टस के कांटों के बीच, फाख्ता। तो इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि फाख्ता। दोस्तों, हम साथ साथ में क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करते चलते हैं कि आप पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको यह पता हो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इसमें है ऑप्शन सेकंड, यानी कि फाख्ता। देखते हैं बसंत गोरी को। यह पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है। कहाँ अंडे देती है, पेड़ के तने में छेद करके उसमें अंडे देती है। कौन, बसंत गोरी। नेक्स्ट पॉइंट है दर्जन चिड़िया के बारे में। दर्जन चिड़िया अपनी चोंच से पत्तों को सीलकर थैली सी बनाकर उसमें अंडे देती है। किसमें, यह चिड़िया पत्तों को सीलती है। अब यह है दर्जन चिड़िया। और अब आप इमेज में देखिए, इस तरह से पत्तों को सीलकर थैली सी बना लेती है और फिर उसमें अंडे देती है। ठीक है, बसंत गोरी तो पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है, लेकिन जो दर्जन चिड़िया है वह जो पत्ते होते हैं पेड़ के उन्हें सीलकर थैली सी बनाकर उसमें अंडे देती हैं। देखते हैं शक्करखोरा को। छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। अब आप इमेज में देखिए, यह है शक्करखोरा। ये छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वीवर पक्षी के विषय में।
कि सभी वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर सभी घोंसले को देखकर उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। अब आप इमेज में देखिए, यह है वीवर पक्षी और यह इस तरीके से अपने घोंसले बनाते हैं। जो मादा वीवर होती है उसे जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। क्लियर? शक्करखोरा अपना जो घोंसला कैसे बनाता है, छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। वीवर पक्षी, इसमें जो नर वीवर पक्षी होते हैं वे घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर उनमें से घोंसले को सेलेक्ट करके उसमें से अंडे देती हैं। बात करते हैं जानवरों के दांतों के विषय में। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए और घास को चबाने के लिए पीछे के दांत बड़े होते हैं। गाय के दांत कैसे होते हैं? आगे के दांत तो छोटे होते हैं और जो घास चबाने के लिए पीछे के दांत होते हैं वह बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। कैसे होते हैं बिल्ली के दांत? नुकीले। अब आप इसमें देखिए इमेज में, ये इस तरह के दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं बिल्ली के, ये मांस को फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। अब आप इमेज में देखिए, आपको यह दो दांत दिखाई दे रहे होंगे। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक है? गाय के दांत, आगे के जो दांत होते हैं वे छोटे होते हैं और पीछे के दांत बड़े होते हैं। बिल्ली के जो दांत होते हैं वे नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। सांप के जो दांत होते हैं वे होते तो नुकीले हैं पर वह अपना शिकार को चबाकर नहीं खाता, वह ऐसे ही निगल जाता है। ठीक है? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इनसे काटने और कुतरने के कारण ये हमेशा घिसते भी रहते हैं। अब जो गिलहरी है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन वह उससे कुछ कुछ काटती और कुतरती रहती है, इसलिए वे घिसते रहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो कौन सा जानवर है वह है गिलहरी। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि गिलहरी के जो दांत होते हैं वह हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह इनसे कुछ काटती कुतरती रहती है तो वे घिसते भी रहते हैं। अब आपका यहाँ तक एनसीईआरटी नोट्स कंप्लीट हुए। कुछ जो आगे के बचे हुए हैं वे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।